जी नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनका एग्ज़ाम है 19 अगस्त को या उसके बाद जिनका एग्ज़ाम 26 अगस्त को है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग की टेक्निक्स बताने लगा हूँ। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो आपकी वो किसी काम की टेक्निक्स नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम यूज़ करके लिस्ट ऑफ हेडिंग को 100% ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने के लिए रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेफरेंसिंग का मतलब होता है जो रेफरेंस प्रोनाउंस होते हैं वो आपको आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपकी पंक्चुएशंस के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिसमें आपका कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, कोलोन, ये सभी अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर आपकी जो लिंकिंग लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट में आपके जो कॉन्ट्रास्ट मार्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा कैसे मैं प्रैक्टिकली इनको यूज़ करके लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करता हूँ। तो आपके सामने ये कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं हमारे पास 7 के करीब, ये मैं आपको सॉल्व करूँगा। और सबसे पहले स्टूडेंट, आपको इस ये जो लिस्ट आपको दे रखी है इसको बिल्कुल भी आपने रीड नहीं करना है। हम सीधा जो है पैराग्राफ में जाएंगे। तो आपके सामने स्टूडेंट ये एक पैराग्राफ है, इसका ए पैराग्राफ हम रीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन सा टेक्स्ट आपको रीड करना है, कौन सा टेक्स्ट रीड नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, आगे लिखा है द हम्बर। तो देखिए उसके बाद उन्होंने एक हाइफन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी एक हाइफन यूज़ किया हुआ है। जब भी ये हाइफन आपको दिखाई देता है तो इसके बाद वाला पार्ट जो होता है वो आपने रीड नहीं करना होता है। इसका मतलब सीधा है, द हम्बर हैज़ बीन एन ऑब्स्टेकल टू कम्युनिकेशन अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, आगे उसने कुछ जगह का नाम बताया है, कहाँ से कहाँ तक। सिंपल सी बात है कि जो बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक हम्बर जो था वो एक कम्युनिकेशन में रुकावट थी इंग्लैंड में। और बाकी उसने कुछ जगह के नाम बताए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। अगर इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको निकालनी है तो आपको कोमास का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग सीधा देखिए, एक कोमा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दे दिया है। ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे से आने से पहले क्या लिखा इसने, वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ मूविंग हैवी और बल्क फ्रेट। तो मतलब क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो था, सोर्स था जो भारी चीज़ें होती थी उनको मूव करने के लिए। यहाँ पर जो कोमा है उसके बाद स्पेस के साथ एंड, इसका मतलब ये अलग से सेंटेंस उसने दे रखा है। तो मतलब क्या है, ये हम्बर जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद ये जो कोमा आपको दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा टेक्स्ट आपका किसी काम का नहीं है। इसको आपने एलिमिनेट कर देना है बीच में और सीधा आपने इसको कैसे उठाना है मैं आपको भी समझा रहा हूँ। आपने इसको ऐसे समझना है कि जो हम्बर है वो क्या था, वॉज वन ऑफ द मेन चीफ हाईवे ऑफ इंग्लैंड। यानी कि जो हम्बर था वो इंग्लैंड का मेन हाईवे था। ठीक है जी, इट्स ट्रैफिक ब्रॉड प्रोस्पेरिटी टू इट्स बैंक। ये हमारे लिए एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी जो ट्रैफिक थी, मतलब यहाँ पर बहुत सारा जो रश होता था, इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई थी। लेकिन यहाँ पर इसने डिस्कोर्स मार्कर लगा के इसको दोबारा से चेंज कर दिया है। बट द रिवर इटसेल्फ टेंडेड टू कट देम फ्रॉम सम ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोग्रेशन ऑफ ट्रैवलर्स। तो पीछे वाले सेंटेंस में वो बता रहा है कि इससे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आगे बता रहा है कि इससे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है प्रोग्रेस में, मतलब जो ट्रैवलर हैं उनके लिए ये रुकावट बन रहा है। तो अब हम अगर इसको लिस्ट में से देखते हैं तो बेस्ट हेडिंग आपको कौन सा लगेगा, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज द हम्बर हैज़ ब्रॉट। तो मतलब इससे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस पैराग्राफ में हमने रीड करी हैं। तो ये 6 नंबर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बी पैराग्राफ की। तो पिछले वाले पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस था उसमें हमने ये पढ़ा कि ये एक रुकावट बन रहा है ट्रैवलर्स के लिए। तो अगर हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो कह रहा है, टू केटर दीज लोकल एंड द टाइम प्रोग्रेस वाइडर नीड्स फेरी वर प्रोवाइडेड। जैसे जैसे थोड़ा समय बीता तो क्या कह रहा है, फेरीज को जो था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसने ये टाइम बताया हुआ और फेरी फर्स्ट टाइम जो थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई उसके बारे में लिखा है। और ये जो एक डेट बता रखी इसमें इसने लिखा, दिस फेरी हैड बिकम फुली इंटीग्रेटेड, इसमें वो फुली इंटीग्रेटेड हो गई थी। यहाँ पर ये देखिए, ये डिस्कोर्स मार्कर आपको दोबारा से हेल्प कर रहा है
द चेंजेस एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर सीन टू थ्रेटन इट्स पोजीशन। तो जो चेंजेस आए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो खतरा बन चुके थे इसकी पोजीशन को। तो उसके बाद अगर हम इसको रीड करते हैं इंक्रीज ट्रैफिक एनकरेज स्पेकुलेटर्स टू एस्टैब्लिश राइवल फेरीज। तो ट्रैफिक बढ़ गई थी, इसलिए क्या किया उन्होंने, इनकरेज किया लोगों को, स्पेकुलेटर्स को इनकरेज किया कि वो इसके बराबर की कोई चीज़ लेके आए। मतलब राइवल होता है किसी चीज़ का, कोई अगेंस्ट जब कोई काम करता है तो उसके बराबर की कोई चीज़ लेकर आए, ऐसा उन्होंने एक जो था इनकरेज किया था कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए। फिर उसने बोला हुआ दिस क्रॉसिंग वॉज कंसिडरेबली शॉर्टर दैन, यहाँ पे कुछ की कमियाँ बता रहा है कि जो वो क्रॉसिंग थी वो शॉर्ट थी और वो अनएबल थी जो कंपटीशन बढ़ा हुआ था उसको पूरा करने के लिए। इसका मतलब क्या हो कि फेरीज वो लेके आए ताकि हम जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर पाएँ। और फर्स्ट फेरी कब इंटीग्रेट हुई ये बता दिया। बाद में उसने बोला कि ये एक थ्रेट बन गया उसके लिए। और फिर उसने बोला कि कंपटीशन बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि इसके कंपैरेटिवली हमें कुछ और चाहिए फेरीज के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक जो बढ़ी हुई थी उसको मीट नहीं कर पा रही थी, अनएबल टू मीट। तो अगर हम इसको नीचे जाकर देखते हैं इस लिस्ट में से, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने कोई रीज़न नहीं बताया कि वो डिफ़िकल्ट क्यों थी। बस उसने ये बता दिया हमें कि वो इंटीग्रेट कर दिया लेकिन बाद में वो थ्रेट बन गई। लेकिन ये वाला जो हेडिंग अगर आप थोड़ा सा ध्यान से रीड करेंगे तो राइजिंग डिमांड फॉर रिवर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी तो इसलिए वो चाहते थे कि जो फेरीज उन्होंने लेके आए हैं उसके कंपैरेटिवली हमें कोई और चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 9 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बाद में आपको मिल जाएगा। सी की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द ब्रिज वॉज आउटकम ऑफ 100 years ऑफ कैंपेनिंग बाई लोकल इंटरेस्ट फॉर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज और टनल अक्रॉस। तो 100 साल उन्होंने कैंपेन किया था, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने 100 साल प्रचार किया, उसके बाद जाकर ये जो ब्रिज था वो बना। आगे उसको हम रीड करते हैं। द फर्स्ट मेजर क्रॉसिंग प्रपोजल, जो पहला प्रपोजल था वो इस साल में वो लेके आए। दिस स्कीम वाज प्रमोटेड बाय, ये कुछ नाम लिखा है उसने, और ये जो स्कीम थी इसको लाने वाले कौन थे, ये दो कैटेगरी के बंदे थे। एक तो वो जो बिजनेस से डिससेटिस्फाइड थे, एक हल मर्चेंट थे। उन्होंने इस स्कीम के को जो था प्रमोट किया था कि ये स्कीम हमें चाहिए। और सेंचुरीज में आने वाली 100 सालों में क्या हुआ, बहुत सारे प्रपोजल जो थे वो फॉरवर्ड किए गए। 1980 में क्या हुआ जाकर कि प्लान उन्होंने बनाया। अब यहाँ तक अभी उन्होंने सिर्फ प्लान ही ड्रॉ किया है, इतना टाइम उनको लग गया। हाउएवर फिर देखो यहाँ पर डिस्कोर्स मार्कर इसने दिया है, अभी उन्होंने प्लान बनाया है लेकिन ये प्लान ड्रॉप हो गया। तो ये हमने पढ़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी प्रपोज की गई कि हमें जो उन्होंने ब्रिज बनाना है उसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के बंदों ने प्रपोज किया, ये सारा कुछ उसने बता रखा है। तो अगर हम इसको लिस्ट में से देखेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बिल्डिंग द ब्रिज जो आंसर वो लगा सकते हैं, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उसने फेरीज जो थी उनके कंपैरेटिवली उनको मीट करने के लिए प्रपोजल्स रखे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, प्लान्स वगैरह ड्रॉ किए गए। ठीक है जी, कुछ कैटेगरी जो थी वो अपने अपने प्रपोजल दे रही थी, हर कैटेगरी जो थी वो अपने अपने प्रपोजल दे रही थी। तो ये वाला जो है वो 7 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन फाइनली ग्रांटेड। तो गवर्नमेंट की अप्रूवल जो थी वो ग्रांट हो गई थी, कौन से साल में हुई थी वो उसने बता दिया है, लेकिन काम 1973 में स्टार्ट हुआ। इसके दो बड़े रीज़न थे, ये काम स्टार्ट होने के पीछे दो बड़े रीज़न थे। जो ब्रिज उन्होंने बनाना स्टार्ट किया सस्पेंशन ब्रिज, उसके दो बड़े रीज़न थे। स्टूडेंट, जब भी हम किसी चीज़ के रीज़न बताते हैं ना, मेरी बात याद रखना, इसका मतलब होता है हम उस चीज़ के फ़ायदे ही बता रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, कनाडा क्यों जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कनाडा के फ़ायदे गिनवाओगे कि हमें ये फ़ायदे। तो मतलब क्या है कि इसका उसने रीज़न बताए हैं कि दुगने रीज़न थे जिसकी वजह से इसको शुरू किया गया। फर्स्टली ये रीज़न था और सेकेंडली जो था वो आपका ये रीज़न था। तो जब भी आपको फर्स्टली सेकेंडली किसी भी पैराग्राफ में दिखाई दे तो आपको बाकी का टेक्स्ट नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ ये चीज़ आपको पढ़नी है, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो मतलब इसके फ़ायदे की बात हो रही है, तो बेनिफिट्स वाला हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक की कोई बात नहीं हुई है।
तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को हम रीड करते हैं। उसमें उसने लिखा है वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन प्रीसीडेड फॉर 8 ईयर। तो मतलब क्या है, 8 साल उनको लग गए ये इसकी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। ये क्या हुआ था, ड्यूरिंग विच टाइम मैनी थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ स्टील कंक्रीट वर यूज्ड। तो स्टील्स कंक्रीट कितना यूज़ किया गया वो उसने बताया हुआ है। डिज़ाइनर हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 अदर मेजर सस्पेंशन ब्रिज बट total span of इतने मीटर एंड ऑलमोस्ट ए माइल हाफ हम्बर वाज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड। 2 ब्रिज जॉन भी बना रहे थे लेकिन ये सबसे लंबा था। तो आजकल के डिज़ाइनर जो हैं वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बट बैक देन एवरीथिंग वाज डन विद स्लाइड रूल्स एंड कैलकुलेटर्स। तो सारा कुछ उन्होंने मैनुअली कैलकुलेटर के साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिज जो है वो बनाने की परंपरा स्टार्ट हुई है, 8 साल लग गए। और सारा पैराग्राफ हमें इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से बंदे ने क्या क्या रोल प्ले किया, कितना उन्होंने कंक्रीट यूज़ किया, क्या क्वालिटी यूज़ की, सब कुछ उसने बता रखा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बिल्डिंग द ब्रिज जो है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसने लिखा है मेलकम स्टॉकवेल, ये कोई बंदा है, ये क्या कह रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिकॉल्स ब्रिज फर्स्ट ओपनड देन देयर वाजन ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट। जब ये पहली बारी ओपन हुआ, व्हेन लगा हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब पहली बारी ओपन हुआ तो इंटरेस्ट लोगों का इतना ज़्यादा नहीं था। चिल्ड्रन स्टार्टेड विजिटिंग एंड ही रिमेंबर्स देयर एस्टोनिशमेंट एट सीइंग दैट। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चे जो थे वो वहाँ पे विज़िट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है जो लोग टाउन्स में रहते थे, एक दूसरे की ऑपोजिट रहते थे रिवर के, उन्होंने भी जो था एक दूसरे को मिलना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिज ने उनको मिला दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये ब्रिज जो था उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हुआ, उसने क्या रोल प्ले किया। तो एक तो ये आएगा ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, और एक आपका हाउ द ब्रिज कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल ग्रोथ। तो रीजन्स ग्रोथ में उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। रीजन्स ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई एरिया है उसमें वहाँ पर लोग बसना स्टार्ट हो गए, वहाँ पर और ज़्यादा बिजनेस ओपन हो गए, तो उसको हम बोलेंगे रीजन ग्रोथ हो गई है ब्रिज की वजह से। लेकिन वहाँ पर लोगों ने जाना शुरू किया है अभी, तो मतलब पॉपुलैरिटी ब्रिज की जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट आंसर की तरफ। उसने क्या कहा है, ब्रिज ओपनड अप बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली, दोनों तरीके से ये ओपन हुआ है। आगे उसने एक कोमा डाला हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन enabled द एरिया टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट। यस, तो जैसे ही ब्रिज ओपन हुआ सोशली भी ये डेवलप हुआ और इकोनॉमिकली भी इसने लोगों को फ़ायदा दिया। यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या हुआ कि पोटेंशियल जो था कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट हुई। ब्रिज सेव्ड मैनी मिलियंस व्हीकल माइल्स एंड मैनी वैल्यूएबल आवर्स ऑफ ड्राइवर्स, लोगों का टाइम भी बचना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं। आगे हम इसको रीड करते हैं। बट ऑल्सो फॉर टूरिस्ट एंड हॉलीडे मेकर्स जो थे हु वुड हैव टू हैड ट्रैवल अराउंड एस्चुरी टू रीच डेस्टिनेशन इन द रीजन। तो वो उनको जाना पड़ता था, लेकिन इसके आने से जो हॉलीडे मेकर्स थे वो भी वहाँ पे जाना स्टार्ट हो गए। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो इस ब्रिज ने कैसे ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया, वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, स्टूडेंट आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।